जूही की माँ ने खत में लिखा था कि जूही मेरी जायज औलाद नहीं बल्कि मेरी एक गलती की पहचान है जिसे मैंने छुपा लिया था। वह मेरी बेटी है लेकिन उसके पिता कोई और हैं और वो आदमी अभी जिंदा है। अब जो सामने आने वाला है वो न सिर्फ जूही को तोड़ सकता है बल्कि शायद हमारे रिश्ते की बुनियाद भी हिला देगा। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जूही खत देखकर कांप गई, उसके हाथ से खत गिरा। विक्रम बोला, मैं जब तुम्हारी माँ के पास अस्पताल में आखिरी बार गया था तब उन्होंने ये मुझे दिया था और कहा कि ये खत तब देना जब जूही को सच्चाई जाननी हो। मैंने देखा जूही अब जमीन पर बैठ चुकी थी, उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। तुम कहना क्या चाहते हो विक्रम? मैंने पूछा। विक्रम धीमे से बोला, मैं बस ये चाहता हूँ कि अब कोई झूठ बाकी ना रहे। जूही को जानने का हक है कि उसका अतीत क्या है और उसके असली पिता कौन है। मैंने जूही के कंधे पर हाथ रखा। चाहो तो हम सच्चाई को वहीं छोड़ सकते हैं जहाँ वो है, या फिर उस दरवाजे को खोल सकते हैं जो शायद दर्द देगा पर सुकून भी। जूही की आंखें अब भी भीगी हुई थी लेकिन अब उसमें एक अजीब सा संकल्प था। मैं जानना चाहती हूँ, अब नहीं छुपाना। उसने खत उठाया और फोल्ड की, बाकी चीज़ें देखने लगी। विक्रम ने जाते जाते कहा, मैंने बहुत कुछ खोया है लेकिन अगर तुम्हें कुछ भी मदद चाहिए मैं हमेशा तैयार हूँ। दरवाज़ा बंद हो गया लेकिन अब हमारे भीतर एक नया दरवाज़ा खुल चुका था, उस सच्चाई का जो जूही की पहचान से जुड़ी थी। अब सवाल था, क्या जूही का असली पिता सचमुच जिंदा था, और अगर था तो वो कौन था? विक्रम के जाने के बाद हमारे बीच एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। जूही के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, ना आंसू, ना गुस्सा, ना सवाल, बस एक ठहराव। मैं जानता था उस खत के शब्द ने उसको अंदर तक तोड़ दिया है लेकिन शायद साथ ही कुछ नया भी जगा दिया था। अगली सुबह जूही ने खुद को समेटा, उसकी आंखों में एक ठोस इरादा था। मुझे अपने पिता को ढूंढना है, उसने कहा। मैंने बिना एक पल गवाए उसका हाथ थामा। हम साथ ढूंढेंगे। हमने सबसे पहले वो फोल्डर खंगाला जो विक्रम ने दिया था। उसमें एक पुरानी फोटो थी, एक सजे धजे आदमी की जो सफ़ेद शर्ट और भूरे कोट में मुस्कुरा रहा था। तस्वीर के पीछे एक नाम लिखा था, दीपक आर्य, और एक पुराना पता, कश्मीरी गली, बरेली। मैंने गूगल पर वह इलाका ढूंढा, अब भी वो गली थी लेकिन क्या दीपक आर्य अब भी वहाँ थे? हमने तय किया हम 2 दिन बाद बरेली जाएंगे। रेल के सफ़र में जूही चुप रही। मैं उसकी भावनाओं को पढ़ने की कोशिश करता रहा लेकिन उसका चेहरा किसी बंद किताब जैसा था। वो नज़रें खिड़की से बाहर रखती लेकिन मन शायद अतीत में भटक रहा था। बरेली पहुँचते तो सर्द हवा ने हमारा स्वागत किया। हम सीधे उस पते पर पहुँचे। एक पुराना मकान था, लोहे का जंग लगा हुआ गेट और दरवाजे पर खुरचा हुआ नाम, डॉक्टर आर्य। मैंने कॉल बेल बजाई। कुछ सेकंड बाद एक वृद्ध महिला दरवाजे पर आई। जी, उन्होंने पूछा। मैंने विनम्रता से कहा, हमें दीपक आर्य जी से मिलना है। उनकी आंखों में हल्का संकोच था, फिर बोली, आप कौन हैं? मैंने जूही की ओर इशारा किया। इनका उनसे एक पुराना रिश्ता है, हम बस कुछ बातें करना चाहते हैं। महिला अंदर गई। कुछ पल बाद एक भारी आवाज़ आई, कौन है? और फिर दरवाजे पर आया एक आदमी, सफ़ेद बाल, भूरी आंखें और वही चेहरा जो तस्वीर में था। उसने जैसे ही जूही को देखा उसकी आंखें कुछ पल के लिए ठहर गई। क्या नाम है तुम्हारा? उसने पूछा। जूही कांपते हुए बोली, जूही, जूही शर्मा। वो कुछ सेकंड तक उसे घूरता रहा, फिर धीरे से बोला, तुम? जूही की आंखों में आंसू भर आए। क्या आप मेरे पिता हैं? वो आदमी कुछ नहीं बोला, बस दरवाजे के पास बैठ गया। उसकी आंखों में भावों का तूफान था। फिर उसने धीमे से कहा, हाँ, मैं ही हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें कभी देखा नहीं। तुम्हारी माँ ने मुझे बताया नहीं। वो टूट गया। जूही भी उसके सामने बैठ गई, जैसे समय की कई परतें अचानक फट गई हों और वो दोनों उनके बीच खड़े हों। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला, फिर दीपक बोले,
मैं जानता हूँ कि अब तुम्हारे दिल में बहुत कुछ है, गुस्सा भी, सवाल भी, लेकिन अगर तुम इजाज़त दो तो मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ। जूही के होठ काँपे, फिर उसने सिर हिला दिया। लेकिन एक शर्त है। क्या? आप मुझे बेटी माने, कोई बोझ नहीं। दीपक की आंखें भर आई। बिल्कुल, मेरी सबसे बड़ी खुशी बनकर आई हो तुम। उस दिन कुछ बदल गया। जूही ने अपने अधूरे हिस्से को पा लिया था, मगर एक सवाल अब भी बाकी था। जब सच्चाई सामने है तो क्या ये अब हमारी जिंदगी में सुकून लाएगी या नए तूफान? बरेली की उस पुरानी हवेली में एक नई शुरुआत हो रही थी, वो भी उन रिश्तों की जिनका खाका कभी बना ही नहीं था। दीपक आर्य, जो अब तक सिर्फ एक नाम था जूही के लिए, अब एक जिंदा इंसान बनकर उसके सामने बैठा था। उसके सवाल आंखों में थे, जवाब शायद वक्त देने वाला था। अंदर बैठकर चाय के साथ बातचीत शुरू हुई। दीपक ने एक लंबी सांस लेकर कहा, तुम्हारी माँ से तुम्हारी मुलाकात दिल्ली में हुई थी। हम कॉलेज में साथ पढ़ते थे। वो खूबसूरत थी, आत्मनिर्भर और जिंदगी को लेकर उतनी ही गंभीर जितना मैं कभी हो नहीं पाया। जूही बस सुनती रही। हमने शादी नहीं की थी, हमारी कहानी वहीं अधूरी रह गई थी। जब मैं अमेरिका चला गया, लौट कर आया तो पता चला वो जा चुकी थी, बिना कोई खत, बिना कोई निशान। तब समझ आया कि मैं क्या खो चुका हूँ। शायद उसी समय तुमने जन्म लिया होगा। जूही की आंखें भर आई। फिर आपने हमें कभी खोजा क्यों नहीं? दीपक चुप हो गया। उसकी उंगलियां कप के किनारे पर थिरकने लगे। शर्म, डर और एक तरह की असफलता थी। खुद से भागता रहा। मैंने महसूस किया कि ये वो क्षण है जब एक बेटी अपने पिता की अधूरी सच्चाइयों को स्वीकार कर रही थी, ना गुस्से से, ना सवालों से, बस समझ से। दीपक ने मेरी तरफ देखा और पूछा, क्या तुम जूही के साथ हो? मैंने सीधा जवाब दिया, हाँ, और हमेशा रहूँगा। वो मुस्कुराया, एक थकी हुई मगर राहत भरी मुस्कान। तुम्हारी माँ बहुत बहादुर थी। दीपक बोला, उसने अकेले तुम्हें पाला और आज तुम जैसी हो वो देखकर मुझे गर्व होता है। भले ही उस सफ़र में मेरा कोई हाथ नहीं था। जूही अब रो रही थी, पर ये आंसू शिकायत के नहीं, स्वीकार के थे। उसने अपने पिता का हाथ पकड़ा और कहा, अब आप चले गए होते, उससे पहले मिलना जरूरी था शायद। रात को हमने बरेली में ही एक होटल में कमरा लिया। उस रात पहली बार जूही ने खुद को पूरी तरह शांत महसूस किया। हम छत पर खड़े थे, सर्द हवा चेहरे को छू रही थी। जूही बोली, आज सब कुछ बदल गया, पर अच्छा लग रहा है। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। अब जिंदगी अधूरी नहीं लगेगी। उसने मेरा हाथ थाम लिया और कहा, अब बस एक सवाल है, क्या क्या तुम जिंदगी भर मेरा साथ निभाओगे, चाहे कुछ भी हो? मैंने बिना हिचक कहा, हाँ, क्योंकि जब से तुम आई हो मेरी जिंदगी में सांसों की रफ्तार बदल गई है। जूही ने सिर मेरे सीने पर टिकाया और उस पल हम दोनों ने बिना शब्दों के एक वादा किया, ऐसा वादा जो सिर्फ सच्चे रिश्तों में होता है। और रात भर हम दोनों एक दूसरे में खोए रहे। अगली सुबह दीपक आर्या ने हमें नाश्ते पर बुलाया। उसके हाथ में एक पुराना दस्तावेज था। ये मेरी प्रॉपर्टी और बैंक लॉकर की डिटेल्स है। उसने कहा, मैं चाहता हूँ कि अब ये तुम्हारे नाम हो। जूही, क्यों? मेरी असल विरासत तुम ही हो। जूही ने दस्तावेज लिए मगर कहा, ये सब ज़रूरी नहीं है, मुझे बस आपके रिश्ते की ज़रूरत थी जो अब मिल गया। दीपक की आंखें नम हो गई। दीपक आर्या का मिलना एक जितना सुकून देने वाला था, उतना ही उसकी आंखों में छिपी बेचैनी सवाल पैदा कर रही थी। उस दिन जब जूही बाजार गई हुई थी, दीपक ने मुझे अकेले में बुलाया। तुमसे एक बात करनी है जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताई, उसने धीमे मगर गंभीर स्वर में कहा। मैं चौंका मगर चुपचाप उसके पास बैठ गया। दीपक की आंखें खिड़की के बाहर एकटक दिख रही थी। उसने कहना शुरू किया, करीब 25 साल पहले जब मैं अमेरिका में था, मैंने एक गलती की थी, एक बहुत बड़ी गलती। मैंने सिर्फ जूही की माँ का दिल नहीं तोड़ा था, बल्कि कुछ ऐसा भी किया था
जो अगर सामने आ गया तो बहुत कुछ बदल सकता है। मैंने ध्यान से उसकी ओर देखा। क्या किया था आपने? उसने जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली। उस फोटो में वो एक विदेशी महिला के साथ खड़ा था और साथ में एक छोटा बच्चा भी था, करीब 2 साल का। ये मेरा बेटा है, इसका नाम विक्टर है, मेरी एक अमेरिकन पार्टनर से, दीपक ने धीरे से कहा। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मैं सांस रोककर सुन रहा था। उसने कहा, विक्टर अब विक्रम बन चुका है। मेरे होश उड़ गए। क्या आप कहना चाहते हैं कि? दीपक ने सिर हिलाया। हाँ, विक्रम जो जूही का पति है, जो उसके जीवन में तूफान बनकर लौटा था, वही मेरा बेटा है, या जूही का सौतेला भाई। उसने एक और दस्तावेज मेरी ओर बढ़ाया। ये डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट है जो मैंने तब करवाई थी जब उसे मैंने पहली बार भारत देखा था। मैं स्तब्ध रह गया। वो विक्रम जिसने जूही की आंखों में डर पैदा किया था, वो उसका सौतेला भाई है। पर उसने जूही से, मैं बोल ही रहा था लेकिन दीपक ने मेरी बात बीच में काट दी। हाँ, उसे नहीं पता था कि जूही उसकी बहन है। उसकी माँ ने कभी उसे मेरे बारे में नहीं बताया। जब वो भारत आया, वह जूही की खूबसूरती को देखकर उससे प्यार कर बैठा और जूही भी। दोनों एक दूसरे के पास्ट के बारे में नहीं जानते थे और शादी करने की गलती कर बैठे और 1 महीने हनीमून के लिए वो थाईलैंड गए थे। जब मुझे सच्चाई पता चली तब मैंने उसे दूर रहने को कहा, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रात को मैंने ये सारी बात जूही को एक एक करके बताई। उसकी आंखें ठहर गई। एक पल को वो बैठी रही बिना कुछ कहे, जैसे इस दुनिया में ही नहीं, उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया हो जैसे। फिर वह बोली, इसलिए उसकी आंखों में हमेशा कुछ अजीब था, जैसे वो पास आकर भी दूर हो। और अब मैं समझ गई वो डर क्यों लगता था। उस रात जूही ने अपने पिता को माफ़ कर दिया, मगर विक्रम के सच ने उसके दिल को झकझोर दिया। उस रात हम दोनों को नींद ही नहीं आई। अगली सुबह होटल के रिसेप्शन पर एक पार्सल आया, बिना नाम के, बस एक चिट्ठी के साथ। अगर तुम लोगों ने मेरा राज खोल दिया तो मैं सब कुछ ख़त्म कर दूंगा, जूही की ज़िंदगी भी। विक्रम, अब कहानी सिर्फ रिश्तों की नहीं, ज़िंदगी और मौत के बीच की लड़ाई बन चुकी थी। विक्रम ऐसा क्यों करना चाहता है? और जब विक्रम सब कुछ जानता है तो वो अब भी जूही को क्यों नहीं छोड़ना चाहता? क्या विक्रम जूही को सच्चा प्यार करता था, जो सब कुछ मालूम होते हुए भी उसे छोड़ पा रहा है? लेकिन फिर वह उसे मारने की धमकी क्यों दे रहा है? फ्रेंड्स, अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई हो और अगला भाग चाहते हो तो कमेंट करें। मुझसे जुड़े रहने के लिए आपको बहुत सारा प्यार। सभी दोस्तों को मिलते हैं अगली वीडियो में। ये कहानी केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य के लिए है। मेरा मकसद किसी भी तरह की अनुचित बात या भावनाओं को बढ़ावा देना नहीं है। आपके प्यार, भरोसे और साथ के लिए दिल से शुक्रिया।